नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश कंज्यूमर इज किंग बैंक क्लेम की गारंटी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने मृत खाताधारकों से जुड़े क्लेम को आसान बनाने के लिए बड़ा फैसला किया है और सभी बैंकों को सिर्फ 15 दिन के अंदर लॉकर और अकाउंट क्लेम निपटाना होगा। जी हां, सिर्फ 15 दिन में अगर बैंक ऐसा नहीं करता है तो भारी जुर्माना देना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह फैसला 31 मार्च 2026 से सभी बैंकों पर लागू हो जाएंगे। ये नियम डिपॉजिट अकाउंट्स, सेफ डिपॉजिट लॉकर और सेफ कस्टडी में रखे गए सामान पर भी लागू होंगे। मृतक के परिजनों के हित में आरबीआई का यह फैसला काफी सराहनीय है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या बैंक 15 दिन में मृत ग्राहकों के दावे निपटाने, मृत ग्राहक के जो परिजन हैं उनके दावे निपटाने की समय सीमा का पालन करेंगे? साथ ही दूसरा सवाल यह है कि क्या ये नियम सभी बैंकों पर समान रूप से लागू होंगे या कुछ बैंक इस पर छूट भी पा सकते हैं? अगर नॉमिनी न होने पर वारिसों के लिए प्रक्रिया कितनी सरल होगी? साथ ही एक सवाल यह भी है कि क्या नियम लॉकर और सेफ कस्टडी सामानों पर भी पूरी तरह लागू होंगे और डॉक्यूमेंट अधूरे होने पर बैंक देरी का बहाना बनाएंगे या नहीं, ये या ग्राहक कहां शिकायत करेंगे? तो ये तमाम आपके इन सवालों के, आपके उलझनों को हम दूर करेंगे इस शो में। कंज्यूमर के हित को ध्यान में रखते हुए ऐसे तमाम सवालों के जवाब खोजने और चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। चलिए उन्हीं से आपको सबसे पहले परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ रेखा अग्रवाल हैं, कंज्यूमर लॉयर हैं। बीपी शर्मा है, पूर्व एमडी और सीईओ हैं बैंक ऑफ इंडिया के। लोकनाथ पांडा हैं, सीईओ हैं बीएलएस ई सर्विसेज से। और साथ ही आनंद कुमार बजाज हैं, फाउंडर हैं, एमडी और सीईओ भी हैं पेनियरवाई के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने जो कस्टमर्स हैं, बैंक कस्टमर्स हैं, उनको जागरूक करने के लिए यहाँ पर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि बेहतर राय आपसे उनको मिल पाएंगी। चलिए शुरुआत पांडा जी आपसे करेंगे। पांडा जी, मेरा सवाल ये होगा कि ग्राहकों के परिवार को बैंक क्लेम में सबसे बड़ी दिक्कतें आज तक क्या रही हैं? वो कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जिसका सामना उन्हें सबसे ज्यादा करना पड़ता है? एक तो हमारे देश में बहुत विविधता है। जो प्रोसेस है, प्रणाली है बैंक्स का, उसमें काफी विविधता है। हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक हैं, जैसे कमर्शियल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। अलग अलग बैंक के अलग अलग नियम हैं। तो ये जो सर्कुलर निकाला है आरबीआई ने, उसमें सारे बैंक्स को एक ही तरह का प्रोसेस फॉलो करने के लिए सराहा है आरबीआई ने। तो इसमें एक तो एक समानता हो जाएगी काम, दूसरा है देरी में कम हो जाएगी और ये प्रक्रिया बहुत अधिक पारदर्शी हो जाएगी। और मैं यहां आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर बैंक 15 दिन में क्लेम सेटल ना करे तो मुआवजा दिलवाने की प्रक्रिया क्या होगी सर? तो इसमें प्रावधान है कि बैंक्स को एक तो इंटरेस्ट, जो बैंक रेट है, प्रिवेलिंग बैंक रेट है, उसके ऊपर 4% और ज्यादा इंटरेस्ट देनी पड़ेगी कस्टमर को। और अगर लॉकर वाला फैसिलिटी है, उसमें अगर डिले होता है तो एक दिन का 5,000 रुपया भुगतान देना पड़ेगा क्लेमेंट को। बिल्कुल सही बात है। चलिए अब आनंद कुमार बजाज साहब के पास चलते हैं। आनंद जी, मेरा आपसे सवाल होगा कि 15 दिन में क्लेम निपटाने की जो समय सीमा है, क्या सभी बैंकों के लिए प्रैक्टिकली ये संभव है क्या? देखिए, जिस संदर्भ में इसका विवरण किया गया है, जिस अवस्था में, जिस अमाउंट लिमिट के लिए, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और आप मानेंगे कि जब चीजें स्टैंडर्डाइज हो जाती हैं तो वो स्केल बहुत आसानी से हो पाती हैं। जैसे कि मेरे मित्र पांडा जी भी बता रहे थे अभी, अगर एक बार ये प्रक्रिया शुरू हो गई तो ये रूटीन है। जैसे पहले आप रिकरिंग डिपॉजिट करते थे पहले जमाने में, या वो डिमांड ड्राफ्ट बनवाते थे, तो काफी समय लगा करता था उन सब चीजों में। लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी करवाते थे, उसमें भी समय लगता था। अब ये सारी प्रक्रिया एकदम ऑटोमेट हो गई हैं और एक बार ये जिस प्रणाली जो शुरू हो जाएगी, उसके बाद बैंकों को भी काफी सुविधा मिलेगी। शुरू शुरू में हालांकि थोड़ी तकलीफ आएगी, क्योंकि ये प्रोसेसाइज एक अलग तरीके से चलता आ रहा है। हर बैंक के अपने अपने कायदे हैं, अपने अपने कागज हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि स्टैंडर्डाइजेशन बहुत आसान है, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स हर बैंक में अलग ढंग से लिए गए होंगे पास्ट में,
और वो डॉक्यूमेंट्स अभी स्टैंडर्डाइज करके जब एक जगह मांगे जाएंगे, एक तरह से मांगे जाएंगे, तो बैंक की इंटरनल जो प्रोसेसेस हैं उसको थोड़ा समय लगेगा। पर मिला जुला के मानिए कि देखिए, रिजर्व बैंक का और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस का या हमारी भारत सरकार का अभी ध्येय यही है, ईज ऑफ लिविंग, जो जनसाधारण को हर चीज में सुविधा सरल करके दी जाए, जो चीजें उनके लिए हैं, उनकी राइट हैं, उसको और सिंप्लीफाई किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कम से कम परेशानी में ये सुविधाएं उपलब्ध कर पाएं। बिल्कुल सही बात है। रेखा जी को भी जोड़ते हैं। रेखा जी, अगर आरबीआई का नियम तो आ गया है, अगर बैंक इस समय सीमा का पालन न करे तो ग्राहक के पास कौन कौन से जो लीगल राइट्स होंगे, क्या क्या कानूनी अधिकार उनके पास रहते होंगे? रेखा जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत स्वागत करती हूँ कि ये जो नए स्टेप्स आ रहे हैं, अब ये लगता है कि अगर इनको सही तरीके से अपनाया गया तो जो ग्राहक हैं उनकी जो बैंक के साथ जो डीलिंग होगी वो बहुत सरल हो जाएगी और जो बहुत सारी प्रॉब्लम जो फेस करते हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। इट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और मुझे लगता है कि जो कंज्यूमर का जो अधिकार है, जो ग्राहक का अधिकार है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता कानून के तहत जो सबसे बड़ा जो अधिकार है वो है कि उसको जो सेवाएं हैं उसके अंदर वैल्यू फॉर मनी मिलनी चाहिए। तो जो कस्टमर्स जो है, जो बैंक के जो हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और जो 2019 के अंदर जो संशोधन आया था, दोनों के तहत जो कंज्यूमर है, जो कोई भी सेवाएं खरीदता है या वस्तुएं खरीदता है, पैसे देके जो खरीदता है, उसको ये अधिकार है कि वो वैल्यू फॉर मनी क्लेम करे और अगर उसको कोई भी सेवा के अंदर कोई त्रुटि मिलती है तो वो उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट के अंदर अपना जो है क्लेम फाइल कर सकता है। और जो अभी सरकार ने जो डिपार्टमेंट ऑफ ये कंज्यूमर अफेयर्स हैं, उन्होंने ये जो कंज्यूमर कोर्ट है उसके अंदर केसेस को फाइल करना बहुत ही सुविधाजनक कर दिया है। आप जो सरकार की जो मुहिम है, जागो ग्राहक जागो और ई जागृति के नाम से जो उनका पोर्टल है, उसके ऊपर अगर कोई भी जो ग्राहक है उसको लगता है कि इतने जो नए स्टेप्स आरबीआई के अभी लागू होने वाले हैं, उसके बावजूद उसको जो सेवाएं हैं उसके अंदर अभी भी त्रुटि मिलती है, उसको समय के ऊपर उसका काम नहीं होता है, तो उसके कोई भी तरह के उसको कोई आपत्ति या कोई प्रॉब्लम आती है बैंक के साथ डीलिंग करने के अंदर, तो वो कंज्यूमर कोर्ट के तहत अपना कंज्यूमर केस फाइल कर सकते हैं, जिसके लिए जैसे मैंने कहा कि उनको ना तो कोई वकील करने की जरूरत है, खुद कोई भी जो थोड़ा बहुत भी जो बेसिक पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, वो अपना ई जागृति पोर्टल के थ्रू अपनी कंज्यूमर कंप्लेंट को ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं और वहां पर जो सेवाएं में जो त्रुटि है, जो देरी आई है, उसके लिए मुआवजा मांग सकते हैं। और साथ साथ अगर वो कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जाना चाहते तो जो बैंक के जो ओम्बड्समैन होते हैं वहां पर भी अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं कि देखिए मुझे इस तरह की तकलीफ आ रही है और मुझे मेरे को अपनी प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन चाहिए। तो कुल मिला के कंज्यूमर जो है उसको ध्यान में रखते हुए ये इस तरह के जो स्टेप्स अगर बैंक अगर अपना लेती है तो मुझे लगता है कि जो कस्टमर की और जो बैंक की जो रिलेशनशिप है वो और भी जो है स्मूथ और कॉर्डियल बन जाएगी और दोनों आपस के अंदर अच्छी तरीके से अगर काम कर सकेंगे तो बैंक का भी फायदा है और कंज्यूमर का भी फायदा है। तो दोनों का यहाँ पे फायदा आपको दिख रहा है। मैम, एक और सवाल रेखा जी आपसे ये होगा कि नॉमिनी नहीं होने पे बहुत सारे केसेस में क्या होता है, रूरल एरिया में अगर आप जाएंगे तो कोई नॉमिनेट नहीं करता है, उतनी अवेयरनेस नहीं है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को लेके। रेखा जी, अगर नॉमिनी न होने पर अगर वारिस को क्लेम सेटलमेंट के लिए कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे? देखिए, अगर नॉमिनी नहीं है, पहली बात तो बैंक्स को भी अकाउंट खोलते हैं या लॉकर खोलते हैं या कोई एफडी बनाते हैं तो बैंक्स खुद इनकरेज करते हैं कि आप नॉमिनी जरूर बनाइए, क्योंकि अगर व्यक्ति की अगर देहांत हो जाता है तो उसके बाद में क्लेम करने के अंदर मुश्किल हो जाती है। तो अगर किसी नॉमिनेशन नहीं कर रखा है तो उसके अंदर जो एक लीगल एयर सर्टिफिकेट होता है, यानी कि वारिस का सर्टिफिकेट जो है कि उस जो मृतक व्यक्ति है उसके कौन कौन वारिस हैं, तो उसका जो लीगल एज सर्टिफिकेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो जो है कोर्ट के अंदर बैंक के अंदर जाके देना पड़ेगा कि देखिए ये व्यक्ति के तो का देहांत हो गया है, परंतु उसके देहांत के बाद में ये फलाने व्यक्ति जो है उसके वारिस हैं और उसके तहत ही जब वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर दी जाएगी, आधार कार्ड दिए जाएंगे, उनका पहचान पत्र दिया जाएगा, सारे लोगों उस जब बैंक जो है इस बात पे सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ इसके अंदर पारदर्शिता है, कोई भी तरह का गलत हेराफेरी नहीं करी गई है। देखिए, अगर नॉमिनी होएगा तो सबसे आसान काम हो जाता है, बैंक जो है सारा नॉमिनी को जो है वो पैसा या जो जिम्मेदारी है लॉकर की या अकाउंट की वो सौंप देता है। उसके बाद नॉमिनी जो है
नॉमिनी सिर्फ एक मैनेजर होता है, नॉमिनी अगर जो होता है उसका वो पैसा नहीं बच जाता। नॉमिनी सिर्फ एक मैनेजर के तहत उस पैसे को लेके जो एक्चुअल जो वारिस होते हैं उनको दे देगा। पर अगर तो नॉमिनी नहीं है तो ये जिम्मेदारी बैंक के ऊपर एक बहुत बड़ा एक हेडेक हो जाता है, बैंक के ऊपर भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और जो वारिस रह जाते हैं उनको भी उस पैसे लेने के अंदर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो कुल मिला के मेरा जवाब यही रहेगा कि ऐसी स्थिति में अगर किसी ने कोई नॉमिनी नहीं बनाया है तो उनको अपना बैंक को ये साबित करना पड़ेगा कि ये फलाने व्यक्ति जो है वारिस हैं और कौन-कौन वारिस हैं। तो यानी कि लीगल एड सर्टिफिकेट उसको कहते हैं या उसको सक्सेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। कोर्ट से या तो सक्सेशन सर्टिफिकेट लीजिए, लीगल एड सर्टिफिकेट जाके आप बैंक को देंगे और बैंक अगर सैटिस्फाइड होगा कि हाँ, इसके अंदर कोई तरह का हेरा-फेरी नहीं है, कोई भी तरह का झोल नहीं है, तो वो उन व्यक्तियों के नाम के ऊपर उस अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। तो आपने काफ़ी दर्शकों को बता दिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रूरल एरिया में भी हमारे दर्शक हैं, उनको बहुत छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं होती है, इसलिए इस तरह की चीज़ें, इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत ज़रूरी होते हैं। पांडा जी, आपसे मेरा एक सवाल होगा, क्या नए नियमों से आपको लग रहा है कि पारदर्शिता और शिकायत समाधान की राह आसान हो जाएगी आने वाले समय में? ये जैसे मैडम ने बताया कि बैंक और कंज्यूमर के बीच का रिश्ता बहुत सुगम सरल हो जाएगा। इसमें काफी प्रावधान किया है आरबीआई ने। आप देखेंगे तो अकाउंट जिसका नॉमिनी है उस अकाउंट के लिए भी प्रावधान है। जैसे कोई जॉइंट अकाउंट है सर्वाइवर के साथ, उसके साथ भी, उसके लिए भी प्रावधान है। अगर कोई अकाउंट में नॉमिनी नहीं है उसके लिए भी प्रावधान है। अगर कोई माइनर उसके साथ है उसके प्रावधान है। और केसेस जहाँ पे मिसिंग पर्सन है, जहाँ पे आप उसका मृतक होने का प्रमाण नहीं दे सकते, उसके लिए भी प्रावधान है। और एक प्रावधान जो इम्पोर्टेंट है, जो किसी का अगर मृत्यु हो जाती है बाहर देश में, कोई आउटसाइड कंट्री हो जाता है, उसके लिए भी प्रावधान है कि आप डॉक्यूमेंट को अपोस्टाइल करके बैंक को दे सके। तो इसमें काफी सहज और सरल हो जाएगा सारे कंज्यूमर्स के लिए। आनंद जी, एक सवाल आपसे होगा कि अगर कोई बैंक यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में कहे कि अधूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, कहाँ शिकायत करनी चाहिए आनंद जी? देखिए, मेरा मानना है कि बैंक नॉर्मली गलत नहीं होते हैं। उनकी जो प्रोसेसेस आज के दिन नॉन स्टैंडर्ड हैं, वो जब स्टैंडर्डाइज हो जाएंगी तो कोई बैंक का इंटेंशन ऐसा नहीं है कि किसी ग्राहक को परेशान करें। और जब ये एक अच्छा रेगुलेशन बन के आया है तो सब बैंकर्स भी इसकी सराहना करेंगे और सपोर्ट करेंगे इस इनिशिएटिव को। यहाँ तक कि इसमें तो प्री मेच्योर विड्रॉल पे पेनल्टी भी वेव कर दी गई है, आप देखें अगर तो। और कोई बैंकर दिल से या मन से बुरा नहीं होता, उसके जो प्रोसेसेस होते हैं वो थोड़े अलग हुआ करते हैं, इसलिए शायद ये डॉक्यूमेंट रिटर्न करने की नौबत आती है। और जब मैंने जैसा कहा स्टैंडर्डाइज हो गया है तो ग्राहकों को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। और यदि कहीं आई कोई कागज कम रह गया और अगर शिकायत करने की जरूरत पड़े तो वो कस्टमर बैंकों से भी मदद मांगेंगे तो बैंक मदद करेंगे, मेरा मानना है। और उसके अलावा ओम्बड्समैन की प्रोसेसेस हैं जरूर। कस्टमर का पूरा राइट है, जैसे रेखा मैडम ने कहा, कि आप उसको कंज्यूमर फोरम में पता नहीं ले जा सकते कि नहीं इसको कंज्यूमर के दायरे में है कि नहीं ये, बट ये आसान ही बनता जा रहा है अब कस्टमर्स के लिए। ओके, बिल्कुल सही बात है। सर, एक और चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँ कि ग्राहकों को क्लेम प्रक्रिया अगर सुगम तरीके से हो जाए, आसानी से हो जाए, इसके लिए बैंकों को क्या क्या बदलाव करने पड़ेंगे आनंद जी? देखिए, मेरा मानना है कि ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है। एक तरह से इंस्ट्रक्शन कॉमन फॉर्म होंगे सारे बैंकों में, जैसा कि इसमें व्याख्यान किया गया है। और वो फॉर्म आएगा, उसको जैसा उसके साथ अटैचमेंट कहा गया है उसको अप्रूवल किया जाएगा। हर बैंक अपने अपने यहाँ पर मेरे हिसाब से कंप्लायंस टीम, उनकी बोर्ड्स जो हैं एक रिकमेंडेशन ऑलरेडी दे चुकी होंगी कि अब ये काम ऐसे नहीं, अब ऐसे होगा। उसमें कुछ रिस्क्स हाईलाइट होंगे कि पहले किसी कारणवश कोई बैंक कुछ तरह के डॉक्यूमेंट लेता था, क्योंकि भारत एक देश तो है पर इसमें विविधताएं बहुत हैं। तो कहीं लैंड रिकॉर्ड किसी तरह से देखे जाते हैं, कहीं जो सक्सेशन प्रोसेसेस हुआ करते हैं वो थोड़े अलग हुआ करते हैं। तो उस संदर्भ में हर बैंक की अपनी अपनी प्रोसेस रही होगी।
तो नॉर्मली बैंक एक उसमें पास्ट में क्या प्रोसेस थी और अब आगे क्या होने वाली है, उससे लेकर क्या बैंक को एडिशनल रिस्क जोखिम हो सकता है, और उस जोखिम को अगर बैंक मिटिगेट करना चाहे तो क्या ध्यान देना होगा, वो प्रोसेसेस बैंक्स अपने यहाँ पर बनाएंगे। प्रोडक्ट अप्रूवल कमिटीज हैं बैंकों में, बोर्ड अप्रूवल प्रोसेसेस हैं। आई थिंक वो बहुत ही सरल तरीके से किया जा रहा है। और मेरी बात माने अगर आप, तो देखिए रिजर्व बैंक का रुझान भी जो प्रवाह के माध्यम से 52,000 करोड़ रुपए जो खातों में रह गए थे, वो भी रिजर्व बैंक ने अपने पास मंगवा लिए हैं, और अब जनसाधारण उसमें अप्लाई करके वो पैसे ले सकता है। तो पूरा इंटेंशन रेगुलेटर का आज के दिन ये है कि कैसे ईज ऑफ लिविंग सिटीजन्स तक पहुंचाई जाए, और हम एज पे नियर बाय ये चीज ग्राउंड पे देख रहे हैं, इसकी बहुत सराहना करते हैं। ये बात है। रेखा जी, एक सवाल ये आपसे मेरा होगा कि बैंक एफडी, बैंक अकाउंट, लॉकर, तीनों क्लेम प्रक्रिया में लीगली क्या फर्क होता होगा, क्या अंतर रहता है? आप फिर से रिपीट करेंगे? अगर बैंक अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, लॉकर है और एफडी है, आवाज नहीं तीनों आ के रही लिए क्या कानूनन अलग अलग प्रक्रिया होगी, क्लेम की प्रक्रिया क्या? अगर सेविंग्स अकाउंट, अगर उसके अंदर नॉमिनी है और किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो उसके अंदर जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले तो एक डेथ सर्टिफिकेट, ये मैं आपको पहले बताना भूल गई, जो अभी मैं ऐड कर रही हूँ, कि सबसे पहले तो अगर किसी भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार वालों को तुरंत बैंक के अंदर उस व्यक्ति का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो जरूर दे देना चाहिए। लीगल एयर का सर्टिफिकेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट, उसमें तो टाइम लगता है, वो सब चीजें वो बाद में कर सकते हैं। और उसके अंदर जो अगर आप तुरंत बता देते हैं कि भाई फलाने व्यक्ति के अकाउंट होल्डर का देहांत हो गया है और उसका डेथ सर्टिफिकेट आप दे देते हैं, तो आजकल जो एक तो जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेंगे कि कोई भी व्यक्ति उस अकाउंट को छेड़छाड़ी नहीं कर रखेगा। बाकी जो, जहां तक टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, वैसे बाकी जो आपके पैनलिस्ट हैं वो इसके ऊपर ज्यादा बता सकेंगे, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जो प्रक्रिया है वो सेम होगी, चाहे वो अकाउंट है चाहे वो एफडी है। क्योंकि अगर एफडी के अंदर तो क्या है कि उसके अंदर जो ब्याज है आजकल ऑटो रिन्यू हो जाती है, जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं। अगर आप, वो व्यक्ति का देहांत भी हो गया है और अगर आपने उसको रिन्यू नहीं भी करवाया, तो एफडी तो है ऑटो रिन्यू होती रहेगी। सिर्फ प्रॉब्लम ये आती है कि उसका पैसा जो है अल्टीमेटली किसके अकाउंट के अंदर जाएगा। तो इन सब कामों के लिए जो स्टैंडर्डाइजेशन जब हो जाएगी, तो एक डेथ सर्टिफिकेट है, डेथ आदमी का, और जो लीगल एड सर्टिफिकेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट जब दे दिया जाएगा, तो मेरे हिसाब से जो बैंक है उन दोनों डॉक्यूमेंट्स के बेसिस के ऊपर ही जो अपनी बैंकिंग एक्टिविटी है उसको कंटिन्यू कर सकेंगे। और जो अकाउंट है उसके अंदर, अगर देखिए मोस्टली तो अकाउंट जो होता है, सेविंग्स अकाउंट होता है आइदर और सर्वाइवर का होता है, तो अकाउंट तो वैसे भी चलता रहेगा। उसके अंदर अगर एक व्यक्ति की डेथ हो गई है, तो जो सर्वाइवर व्यक्ति है वो उसके अंदर अगर चाहे तो किसी और व्यक्ति का नाम, मेन अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद में कोई भी जो सर्वाइवर है वो किसी का नाम उसके अंदर ऐड करवा सकता है। जहां तक एफडी की बात रही, उसके अंदर भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई करेगा। और जहां तक अगर लॉकर की बात होती है, तो उसके अंदर आपको बैंक को बताना पड़ेगा कि अब उस लॉकर को कौन ऑपरेट करेगा। तो मेरी समझ के अंदर अगर ये दो डॉक्यूमेंट्स जो है, डेथ सर्टिफिकेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट का दे दिया जाता है, और अगर आप आइदर और सर्वाइवर अकाउंट के अंदर अपना किसी व्यक्ति का नाम ऐड करना चाहे, पहली बात तो मैं एक सलाह जरूर दूंगी कि किसी भी व्यक्ति को अपना अकेला का अकाउंट नहीं खोलना चाहिए। उसके अंदर जरूर आइदर और सर्वाइवर का जो प्रोसीजर है वो जरूर बना के रखें, सो दैट अगर किसी एक व्यक्ति की डेथ हो भी जाती है तो काम नहीं रुकता है, और अकाउंट के अंदर आप पैसे डाल भी सकते हो, विड्रॉ भी कर सकते हो, और अगर आप किसी का नाम जोड़ना चाहो तो उसका नाम जोड़ भी सकते हो। तो इस तरीके से अगर प्रोसीजर को अपनाया जाए, तो बैंक्स जो हैं वो पूरी सेवाएं जो है अपने कस्टमर्स को भी दे सकेंगे, और कस्टमर्स भी जो है उनको भी जागरूक रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा काम बैंक के भरोसे के ऊपर छोड़ दें। अपना नॉमिनेशन जरूर फाइल करिए, आइदर और सर्वाइवर का अकाउंट खोलिए, और अपनी नॉमिनेशन जो है, बैंक को भी अकाउंट खोलते समय एक सिर्फ फॉर्म नहीं पकड़ा देना चाहिए, उस समय एक एडवाइस भी देनी चाहिए अपने कस्टमर्स को कि देखिए आप नॉमिनेशन जरूर करिए। मेरे खुद का भी कई अकाउंट्स हैं जहां पर मेरे जी जी, एफडीज बनी हुई हैं। अब मैं अपने पर्सनल एग्जांपल से बोलूं बिल्कुल तो मेरी नॉमिनेशन नहीं करी गई है, तो बिल्कुल। अगर बैंक ने उस समय गाइड किया जी होता जी, तो वो तकलीफ नहीं होती। ओके, बिल्कुल सही कहा आपको, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया है। हमारे साथ बीपी शर्मा साहब भी हैं, पूर्व एमडी हैं बैंक ऑफ इंडिया के। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, आपने वक्त निकाला। सर, ये जो आरबीआई ने के जो नया नियम है, आपको लग रहा है इससे 15 दिन में क्लेम निपटाने के लिए बैंकों के पास क्या क्या चैलेंजेस होंगे,
और जो बैंकिंग के लिहाज से बताइए कि बैंकिंग सिस्टम को क्या बदलाव करने पड़ेंगे, क्या चैलेंजेज आएंगे, क्योंकि आप बैंक के एमडी रहे हैं और 15 दिन पर्याप्त समय है आपको लगता है बैंकों के लिए? बैंक में क्लेम सेटल के लिए आता है तो बैंकर्स का माइंड में एक चीज हमेशा रहता है, वो है रिस्क। रिस्क इन्वॉल्व। अब आरबीआई गाइडलाइंस और रिस्क को मिटिगेट कर दिया है। अब आरबीआई गाइडलाइंस है, इस आधार पर बैंक्स 15 दिन के अंदर जरूर सेटल कर देंगे, बशर्ते कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स दे। डॉक्यूमेंट अगर बैंक को नहीं मिल पाया उस स्थिति में क्या होगा सर? अगर डॉक्यूमेंट्स जो बोला, देखिए जहां तक जॉइंट अकाउंट इधर सर्वाइवर अकाउंट है या नॉमिनी है, वहां तक कोई दिक्कत है नहीं, वहां कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, एक सिंपल डिक्लेरेशन देनी है। लेकिन जहां नहीं है वहां तो थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर तो लीगल सर्टिफिकेट लाना है। लेकिन थ्रेशोल्ड लिमिट जो बैंक ने आरबीआई ने रखा है, इसका रैशनैलिटी हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड इज सेम, चाहे 15 लाख हो चाहे 15 लाख 1,000 हो। 15 लाख के लिए डिक्लेरेशन बेसिस में बैंक दे देगा और 15 लाख 1,000 हो गया तो उसको लीगल लाइसेंस चाहिए। ये एक पॉइंट मेरे ख्याल में आरबीआई पायलट बेसिस में शुरू किया है। आगे चल के मुझे उम्मीद है कि ये लिमिट या तो बढ़ेगा या हट जाएगा, तभी जाके, क्योंकि आज की डेट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बैंक अकाउंट में डेथ के टाइम में 15 लाख से ऊपर होगा, खास करके अपर मिडिल क्लास जो 30% टैक्स स्लैब में, ये एक कमी है। अदरवाइज ये जो गाइडलाइंस आ गया है, ये गाइडलाइंस सारों बैंक के लिए एक प्रोसीजर है, एक टाइप का डॉक्यूमेंट है, टाइम फ्रेम एक है और पेनल्टी है, क्योंकि पेनल्टी क्लॉज है और पेनल्टी बैंक को देना पड़ेगा तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगा। इसलिए 15 दिन के अंदर सारे अकाउंट सेटल हो जाएंगे। एक और सवाल मैं बीपी शर्मा आपसे से ही ले लेता हूं, क्या बैंकिंग सिस्टम जो डिजिटलाइजेशन इतने हो चुके हैं तो इससे क्लेम में बहुत आसानी होगी? हो सकता है कि 1-2 दिन में भी हो जाए सब काम? देखिए, डिजिटाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ रेमिटेंस ऑफ फंड, जैसे किसी का अकाउंट पीएनबी में है, उसका डेथ हो गया, अब उसका बेटा या उसका बीवी या जो भी नॉमिनी है, अगर उसका अकाउंट कहीं और बैंक में, कोई भी बैंक में अदर देन पीएनबी, तब भी फंड रेमिटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो चला जाएगा तुरंत। सो टाइम लेग विल बी 0। ओके, प्रोसेस हो गया, इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगा फंड। ओके, बिल्कुल सर। रेखा जी, एक और मैं आपके पास आ रहा हूं। रेखा जी, एक सवाल ये है कि अगर नॉमिनी, लीगल हेयर, अगर वारिस में कानूनी रूप से किसको ज्यादा प्रायोरिटी, किसको प्राथमिकता ज्यादा दी जाती है? तो फैमिली मेंबर्स को। जो नॉमिनेशन तो आप किसी का भी कर सकते हैं, नहीं, नॉमिनेशन कर सकते हो, लेकिन लीगल हेयर में किस तरह से प्रायोरिटी किस तरह से दी जाती है? प्रायोरिटी तो जो वाइफ है एंड चिल्ड्रन है उनको दी जाएगी। अगर कोई डिसीज की कोई मदर है तो वो भी लीगल हेयर उसके अंदर बन जाएगी, बिकॉज अंडर द इंडियन सक्सेशन एक्ट जो मदर है वो भी क्लेमेंट बन जाती है। अगर फर्ज करिए किसी बेटे की डेथ हो जाती है और अगर उसकी माँ जिंदा है तो मदर, वाइफ एंड चिल्ड्रन वो जो है इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। तो सबसे पहले माँ, बीवी और फिर बच्चे। एक और सवाल रेखा जी यहाँ, चारों बराबर। रेखा जी, एक और सवाल हमें यहाँ पे पूछना, आपके अनुभव के हिसाब से कौन सी बड़ी दिक्कतें हैं जो लीगल हेयर होते हैं उनको बैंक क्लेम के दौरान झेलनी पड़ती होगी? आपका अनुभव क्या कहता है? रेखा जी। हाँ जी, सॉरी, मैं आपने क्या कहा? मैंने सवाल पूछा कि आप अपने अनुभव में ये बताइए कि सबसे बड़ी दिक्कत कौन सी है जो वारिसों को बैंक क्लेम में झेलनी पड़ती है? बस कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पढ़े लिखे जो अगर लोग होते हैं तो उनको लीगल एयर सर्टिफिकेट बनाने के अंदर कोई दिक्कत ज्यादातर आती नहीं है। ये एक बड़ा सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट होता है। पहले सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती, उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ता था। अब जो लीगल एयर का सर्टिफिकेट है आप एसडीएम से भी बनवा सकते हैं। तो आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, आपकी जो पेरेंटेज है यानी कि आपकी जो वल्दियत है उसके अंदर आपके जो फर्ज करिए किसी फादर की डेथ हो जाती है तो उसकी जो वाइफ और जो बच्चे हैं वो किस आधार के ऊपर क्लेम कर रहे हैं कि हाँ हम इसी व्यक्ति के पत्नी है या इसी व्यक्ति के बच्चे हैं या इसी व्यक्ति की मैं माँ हूँ। तो इन सब चीजों के लिए जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे फर्ज करिए कि आपका आधार कार्ड है, आपका जो एड्रेस है,
वो सारी चीजें हैं वो शुरू से ही बिल्कुल सही तरीके से बनी होनी चाहिए। कई बार एक दिक्कत जो आती है, जो मैंने एज अ लॉयर मैंने जो देखी है कि कई बार होती है कि कई बार आप जो व्यक्ति का जो नाम है पूरा नहीं लिखते हैं, कि जैसे फर्ज करिए कि किसी का आप शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं RM शर्मा, जबकि उसका नाम रमेश नाथ शर्मा है। तो कहीं पर आपने रमेश नाथ शर्मा लिख रखा है, कहीं पर आपने RN शर्मा लिख रखा है। तो ऐसी चीजों के अंदर आपको ये साबित करना मुश्किल हो जाता है कि जो मृतक व्यक्ति है, अगर उसका नाम रमेश नाथ शर्मा के नाम से अकाउंट खोला गया है, पर आधार कार्ड के अंदर जो बाकी उनके वारिस हैं उसके अंदर शॉर्ट फॉर्म के अंदर RN शर्मा लिखा गया है, तो क्या वो व्यक्ति दोनों सेम है? क्या ये व्यक्ति जो अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि हम वारिस हैं, क्या ये उसी रमेश नाथ शर्मा की बीवी या बच्चे हैं? तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं ये लोगों को फेस करनी पड़ती है अपना लीगल एड सर्टिफिकेट को भी बनवाते समय। तो हर समय जो ग्राहक है उनको भी एक मैं ये सलाह दूंगी कि आप हाँ। जब भी अपना अकाउंट खोलते हैं तो आप अपना वही नाम लिखिए जिसको आप हर जगह यूज करेंगे। बिल्कुल सही बात है, जो भी लीगल पेपर में रहते होंगे वही नाम यूज करे और कोई भी खाता बिना नॉमिनेशन के ना छोड़े और क्लियर साफ लिख के दे और वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से दे, ताकि बाद में आसानी ना हो, जो भी नॉमिनी हो या लीगल हेयर हो। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जागरूकता भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मृतक खाता धारकों के क्लेम पर RBI के नए नियम परिवारों को राहत देने और बैंकिंग सिस्टम में भरोसा बढ़ाने की बड़ी कोशिश है। अब 15 दिन की तय समय सीमा, मुआवजे का प्रावधान और एक जैसी प्रक्रिया पारदर्शिता तो ला सकती है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या बैंक इस नियम का ईमानदारी से पालन करेंगे या फिर ग्राहकों को अब भी चक्कर लगाने पड़ेंगे। आने वाले समय में ये नियम कितना असरदार साबित होगा, देखना दिलचस्प होगा। इस चर्चा को यहीं समेटते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया, जागरूक किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार। चलिए, इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।